जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के पूरे चैप्टर, यानी हम कह सकते हैं जितने भी आपको कविता वाले, जितने भी आपको कहानी वाले हैं, सभी चैप्टर को इस वीडियो में हम कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव को जो भी प्यारे भाई बहन 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, जो भी 26 बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, वे लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। इससे बाहर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है ना। इसमें से हम आपको 150 प्लस 150 यानी 150 प्लस ऑब्जेक्टिव को भी याद करवाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम याद करवा देंगे। तो आपका काम रहेगा, वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर देंगे अपने भाई बहन के पास, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तो पहला नंबर जो चैप्टर है गद्य खंड का, पहला नंबर है बातचीत। बातचीत के राइटर पूछा जाएगा तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंद्र युग के रचनाकार है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रदीप। प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन करने वाले कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कौन सा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 आजान एक सुजान, या 100 आजान एक सुजान। राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा है? बताइएगा। कह रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो यह कहने वाले कौन है? तो बेन जॉनसन है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि 100 आजान एक सुजान, 100 आजान एक सुजान के राइटर कौन है? तो 100 आजान एक सुजान के राइटर है बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यूरोप देशों के लोग जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध करते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो मेघदूतम। मेघदूतम जो रचना है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ये जो मेघदूतम है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंद्र युग के रचनाकार है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में नंबर में कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बताइएगा किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति ना होने के कारण से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं रहेगी तो सृष्टि कैसी प्रतीत होगी? गूंगी प्रतीत होगी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दबा दबा के सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए अब चैप्टर नंबर हम कितना नंबर लेते हैं? सेकंड नंबर कह रहा है दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। इसके राइटर है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कि राइटर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, याद रखिएगा। 14 नंबर में कह रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है उसने कहा था कैसी कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था ये जो है एक प्रकार की कैसी कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? उसने कहा था कैसी कहानी है। तो आप बताइएगा। तो ये जो है आपको युद्ध युद्ध विरोधी कहानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 16 नंबर। कह रहा है कीरत सिंह कौन था, आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो था कौन था, तो लहना सिंह था, लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा कौन था, कीरत। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ, गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो आधुनिक काल में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 में कह रहा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, बताइएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है, बताइएगा। किसी कहानी को महान कौन बनाता है, तो कहानी का उद्देश्य जो कहानी को महान बनाता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सुबेदारनी की बात रखने के लिए, सुबेदारनी की बात रखने के लिए लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगा लिया। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 23 में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है किस दिन हुआ, तो 7 जुलाई 1983 को, 7 जुलाई 1983 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो पूस की रात जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में कह रहा लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे, तो दुकान पर मिले थे। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जिसके राइटर है जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति क्रांति के राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण है। 26 में कह रहा है संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या, तो एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है कितना, 26 के बाद 27 नंबर। चलिए प्यारे साथियों 27 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में करा जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्ष धरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए। करा है कि जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्ष धरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए, तो राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जाना गया, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 28 में करा इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इन्हें समाज सेवा के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, था मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया गया जयप्रकाश नारायण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 अक्टूबर 1979 में। 30 में करा लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था, तो ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में करा जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। करा जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का जो भविष्य किसके हाथों में, तो नई पीढ़ी के हाथ में है। 32 में करा 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कराए भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, बताइएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या, था भ्रष्टाचार की जड़ है सरकार की गलत नीतियां। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 34 में करा दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक तंत्र है, करा दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक तंत्र है। राइट आंसर इसका बिल्कुल ही ए सही जवाब हो जाएगा, सर्वोदय का, ठीक है ना। किस विचार का, सर्वोदय विचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में करा जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए, तो सन 1922 ईस्वी में। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अब चैप्टर नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं।
चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। जयप्रकाश नारायण के राइटर कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इस बात को याद रखिएगा। 36 में करा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर है। 37 में करा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? राइट आंसर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 करा दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी जो हैं किस युग के कवि हैं? तो छाया बहादुर युग के कवि है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। छाया बहादुर युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है, इस बात को याद रखेगा। क्वेश्चन 39 में करा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। 40 में करा दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रणभंग। प्रणभंग जो कविता है राम दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 करा यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी आपकी भावना होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। अगला नंबर प्रश्न नहीं 42 नंबर प्रश्न में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिछनी होने का अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बिछनी होने का अधिकार दिया है। 43 में कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तब वह देखिएगा जब वह कह सकते हैं जब वह पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राजसी हो जाती है। ओके। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में करा रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 45 में करा अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पुरुष और नारी दोनों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में करा दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भारतीय। क्वेश्चन नंबर 47 में करा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का है? बताइएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कामिनी अपने साथ क्या लाती है? कामिनी जो है अपने साथ क्या लाती है? तो यामिनी की शांति लाती है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर अब 5 नंबर की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज चैप्टर के जो राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। ठीक है ना। रोज चैप्टर के राइटर कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। ये टाइटल को याद रखिएगा कि पूछा जाएगा रोज चैप्टर के राइटर कौन है? तो आगे जी है। कह रहा है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो आगे जी है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है किस कहानी की पात्र है? तो रोज चैप्टर के है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो कहानी के लेखक आपको आगे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे जी है। 52 में कह रहा है कि आगे मूलतः क्या है? आगे जो है मूलतः क्या है? तो ये मूलतः कवि है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके। राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इसमें निबंधकार ही मानना चाहिए क्योंकि ज्यादा करके निबंध ही लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें से दोनों होगा, लेकिन कवि ऑप्शन पहले में दिया तो कवि मारना होगा, और नहीं रहेगा तो आपको क्या मारना होगा? निबंध मारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पत्रिका में आगे जी ने कार्य नहीं किया? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका में आगे जी ने कार्य नहीं किया है? तो राइट आंसर डी नंबर यानी हंस हो जाएगा। हंस नामक पत्रिका में जो है कार्य नहीं किया आगे जी ने। 54 में कह रहा है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? मालती के पति
किस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो डॉक्टर से जुड़े हैं। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर में कह रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन के ऑपरेशन करके आए थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लाया था। महेश्वर कौन सा फल लाया था, तो महेश्वर जो था आम लाया था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर में कह रहा है कि आगे जी की कौन सी कहानी ग्रैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ग्रैंग्रीन शीर्षक जो नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सी कहानी में है, तो ये जो है आपको रोज चैप्टर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि आगे जी ने इंटर कहाँ से किया। आगे जी ने इंटर कहाँ से किया, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए आगे जी ने। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए 60 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि आगे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया। कह रहा है कि आगे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गौरा। गौरा नामक जो कृति है रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति है, और ये हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है, आगे जी हैं। 61 में कह रहा है लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। राइट आंसर ये हो जाएगा। मालती का दुबला शरीर देखकर। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 62 नंबर लेते हैं। 62 में कह रहा है पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था। पानी चला जाने पर मालती को कितने बजे रात तक काम करना पड़ता था, तो 11 बजे रात तक। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अब चैप्टर नंबर हम लोग 6 लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, तब भगत सिंह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देशभक्ति इसमें कूट कूट के भरे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 में कह रहा भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, तो कायरता। कायरता जो एक प्रकार की क्या है, तो आत्महत्या बताया गया। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। राइट आंसर बी हो जाएगा। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या कहते हैं, तो मृत्यु को सुंदर बोला गया भगत सिंह के अनुसार। 66 में कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे, तो करतार सिंह सराबा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। करतार सिंह सराबा जो थे भगत सिंह के आदर्श पुरुष थे। ओके। 68 में कह रहा है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो नवजात कह रहा है कि नौजवान भारत सभा का। नौजवान भारत सभा का गठन करने वाले कौन है, भगत सिंह है, जो 1926 ईस्वी में किया। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है। हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 70 में कह रहा भगत सिंह के उदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है। कह रहा भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा प्रेम का। ओके। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा भगत सिंह को किस घृणित तथा कायरता कार्य मानते हैं। बताइएगा भगत सिंह को किसे घृणित तथा कायरता पूर्ण कार्य मानते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आत्महत्या को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 72 नंबर। कह रहा भगत सिंह के अनुसार कैसी मृत्यु सुंदर होगी। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु जो है सुंदर होगी, तो फांसी से प्राप्त जो मृत्यु होगी सुंदर माने। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न। चलिए ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। जैसा नंबर 73 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे। बताइएगा भगत सिंह जो थे सरकार के किस राय पर खफा थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 में कह रहा विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर प्रश्न में करा भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं, बताइएगा। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रताप नामक क्या पत्रिका से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्र में करा भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है, तो प्रेम का कोई स्थान नहीं, राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के राइटर कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदा नीरा के राइटर है। कह रहा है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। करा जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है, जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या, तो एक प्रकार के राजनीति देखिएगा, और कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या, तो एक प्रकार के नाटककार है, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि पुंडलीक जी कौन थे, पुंडलीक जी कौन थे, तो एक प्रकार के शिक्षक थे, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 81। कह रहा माथुर जी की किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, बताइएगा। माथुर जी किस राज्य की शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तब बिहार के, राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि गांधी चंपारण किस सन में आए थे, गांधी जो है चंपारण किस सन में आए थे, तो सन 1917 में आए थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, कुशीनगर को गंडक को किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। कह रहा ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, ओ सदा नीरा को किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, तो गंडक नदी को, राइट आंसर डी हो जाएगा। 85 में करा ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई, तो चंपारण पर लिखी गई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 86 में करा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का कटना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। करा निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि जो है माथुर जी को मिली है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यावारिधि जो है माथुर जी को मिला, नीचे क्या कौन होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। चलिए 88 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 88 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोणार्क। कोणार्क जो आपको रचना है, नाटक जो है ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। अगला चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ जिसके राइटर है मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश जी है। 89 में कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो मोहन राकेश है, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मानक की माँ का नाम क्या है, मानक की माँ का नाम क्या है, राइट आंसर बी हो जाएगा, बिस्नी है। क्वेश्चन नंबर 91। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, बताइएगा। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, राइट आंसर सी हो जाएगा, पैसा कमाने के उद्देश्य से। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 में करा मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो सरिस्का नामक पत्रिका के संपादक रहे मोहन राकेश, राइट आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर में करा है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, ईसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, तो दाल चावल मांगती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 94 में करा है मानस बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तब पानी मांगता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 95 में करा है मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने आया गया था, बताइएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय भीष युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था मानक। अगला क्वेश्चन को कर रहा है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन जो है किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना, राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 97 में करा मोहन राकेश को हिंदी में एमए कहाँ से किया। मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया। राइट आंसर ये हो जाएगा ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किया। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 98। 98 नंबर में क्या करा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा पैर तले की जमीन। पैर तले की जो जमीन है मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है। 99 में करा है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी लेने के लिए जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रागीत और समाज। प्रागीत और समाज जिसके लेखक है नामवर सिंह है। प्रागीत और समाज के राइटर कौन है, तो नामवर सिंह है। कह रहा है कि प्रागीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है प्रागीत और समाज क्या है, तो प्रागीत और समाज एक प्रकार का निबंध है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 103 नंबर। चलिए ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 103 में क्या करा है, करा है कि प्रागीत कैसा काव्य है। प्रागीत जो है कैसा काव्य आप लोग बताइएगा। तो प्रागीत कैसा काव्य है, तो आत्मपरक काव्य। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 104 में कह रहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किस रचना से उद्धृत है। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किस रचना से उद्धृत है। राइट आंसर ये हो जाएगा प्रागीत और समाज से उद्धृत है। 105 में कह रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम क्या है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुक्ति बोध जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि कविता का इतिहास मुख्यतः कैसा काव्य है। कविता का इतिहास मुख्यतः कैसा काव्य है, तो राइट आंसर सी सही जो हो जाएगा प्रागीत मुक्तक है। कैसा है, प्रागीत मुक्तक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 107 में कह रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मक का आधार क्या है। सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का आधार क्या है। राइट आंसर डी हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 108 में क्या कह रहा है, 108 में कह रहा है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। 109 में कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। 110 में कह रहा है नामवर सिंह को बीए और एमए, कह रहा है बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। राइट आंसर डी हो जाएगा बीएचयू से। बीएचयू का मतलब होता है बनारस यूनिवर्सिटी। क्या होता है, बनारस यूनिवर्सिटी होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो आलोचना के। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 112 में करा नामवर सिंह को किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह को किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जूठन। जूठन के जो राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन चैप्टर के राइटर हैं। चैप्टर नंबर 10 नंबर में कह रहा है कि जूठन के लेखक कौन है, तो जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर बी हो जाएगा। 114 में करा ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है, तो मेघदूत का। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 115 में करा है दलित चेतना के लेखक है। दलित चेतना के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर सी हो जाएगा। 116 में करा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर बरला में हुआ था। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। 117 में करा ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारत रत्न मिला था। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 118 नंबर।
चलिए 118 नंबर में क्या करा है, 118 नंबर में करा है लेखा को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा। लेखा को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा, तो पिताजी ने देखा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 119 में करा है सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखा को विचलित हो गया। सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया कि जिससे लेखक विचलित हो गया, तो उनके घर के खाने की तारीफ की। उनके घर के खाने की तारीफ की, जिसके कारण से सुरेंद्र जो है लेखक विचलित हो गया सुरेंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 का कि जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या है। तो जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या, तो कलीराम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 121 में करा ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या। ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या, जूठन है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 में करा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर विश्वविद्यालय से। 123 में करा तीसरे दिन लेखा को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया। करा तीसरे दिन लेखा को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया, तो उसे बरामदा में ला पटका। क्या किया, उसे बरामदा में ला पटका। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। चलिए 124 नंबर में करा 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था। बताइएगा, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था। राइट आंसर डी हो जाएगा, 25 शेर मिलता था। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हंसते मेरा अकेलापन, इसके राइटर कौन है, मल्यज जी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मल्यज हो जाएगा। करा हंसते मेरा अकेलापन किसकी कृति है, तो मल्यज की है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है मल्यज किस दौर के कवि है। बताइएगा, मल्यज जो है किस दौर के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई कविता के अंतिम दौर। नई कविता के अंतिम दौर के राइटर कौन है, मल्यज हैं। कह रहा है मल्यज का मूल नाम क्या है। मल्यज का जो मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव है। भरत जी श्रीवास्तव किसका नाम है, तब मल्यज जी का है। 128 में करा निम्नलिखित में कौन सी मल्यज की आलोचना है। निम्नलिखित में कौन सी मल्यज की आलोचना है, तो कविता से साक्षात्कार। कविता से साक्षात्कार जो है मल्यज जी की आलोचना। राइट आंसर डी हो जाएगा। 129 में करा है कि सपनों का सुहाना रंग, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है। सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया, तो जर्द हो गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। करा लेखा के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है। बताइएगा, लेखा के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, हवा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 में करा सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, 7-8 साल थी। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में करा मल्यज मन कूड़ा किसे कहते हैं। बताइएगा, मल्यज मन कूड़ा किसे कहते हैं, तो डायरी को कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 133 में करा है कि मल्यज किस कर्म के बिना मानवता को अधूरी मानते हैं। बताइएगा, मल्यज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं, तो रचनात्मक कर्म के बिना अधूरी मानते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। चलिए ध्यान दिएगा, 134 में क्या करा है। 134 नंबर में करा है मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। बताइएगा, मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कृषि मंत्रालय में नौकरी की है। 135 में करा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। पेड़ जो है किस लिए काटे जा रहे थे, तो पेड़ काटे जा रहे थे ईंधन के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 136 में करा कि सूचना केंद्र में लेखा को कौन मिला। सूचना केंद्र में लेखा को कौन मिला, तब बलभद्र ठाकुर मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, लेकिन अगला नंबर चैप्टर आ गया, चैप्टर जिसका नाम है तिरिच। तिरिच के राइटर कौन है, तो तिरिच के राइटर है उदय प्रकाश है। कौन है, उदय प्रकाश जो है तिरिच के राइटर है। कह रहा है तिरिच के लेखक कौन है, तो तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश। राइट आंसर सी हो जाएगा। तिरिच क्या है, तो तिरिच एक प्रकार का क्या है, तो छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। तिरिच क्या है, तो छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 139। 139 में कहा उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1952 को। करा लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी। बताइएगा, करा लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। अपनी दुनिया में सुख चैन रहें। ये जो लेखा को की माँ उसके पिताजी को लेकर रहती थी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 141 में करा उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया।
उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? राइट आंसर ये हो जाएगा दिनमान में। क्वेश्चन नंबर 142 करा लेखा को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखा को सपने में क्या करने की आदत थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलने और चीखने की जरूरत थी। ठीक है, लेखा को जो था सपने में बोलने और चीखने की क्या थी? आदत थी। क्वेश्चन नंबर 143 करा है कि तिरिश किसका पर्याय बनकर उभरा? तिरिश जो है किसका पर्याय बनकर उभरा? तो आतंक का। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 144 में करा तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई? तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई? तो आत्मकथात्मक शैली में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 145 में करा निम्नलिखित में कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? तो पूछ की रात। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला कार्य 140 में करा लेखा को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? करा लेखा को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ये कौन बताया? तो थानू ने बताया। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन 147 करा लेखा के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? लेखा के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? राइट आंसर बी हो जाएगा, हाथी और तिरिच थे। अगला चैप्टर नंबर 13 लास्ट है, जिसका नाम है शिक्षा। शिक्षा के राइटर कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति है। जे कृष्ण मूर्ति जो शिक्षा के राइटर है। कह रहा है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के रचयिता है जे कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर सी सही जवाब, डी सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला अगला यानी 149 नंबर। 149 नंबर प्रश्न में क्या करा जे कृष्ण मूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ? जे कृष्ण मूर्ति का जो निधन है इनमें से किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर ये हो जाएगा, कैलिफोर्निया में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है ना। अगला 150 में कराए लीड बेटर जे कृष्ण मूर्ति में किसका रूप देखते थे? कला लीड बेटर जे कृष्ण मूर्ति में किसका रूप देखते थे? तब विश्व शिक्षक बनने का। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 151 में करा जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ? 12 मई 1895 को। 12 मई 1895 में जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ। करा शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? तो शिक्षा का कार्य क्या था? शिक्षा का कार्य संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 153 में कह रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से लड़ रहा है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 में कह रहा है लेखा के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? कह रहा है कि लेखा के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? तो नाश की ओर हो रहा है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 155 में कह रहा है जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या? तो शिक्षा एक प्रकार का क्या? तो संभाषण है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 156 में कह रहा है कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना चाहिए? बचपन में कैसे वातावरण में रहना चाहिए? तो स्वतंत्र वातावरण में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 157। कह रहा है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती? बताइएगा, मेघा जो है कहाँ नहीं हो सकती? मेघा नहीं हो सकती जहाँ भय हो। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकती। राइट आंसर सी हो जाएगा। 158 में कह रहा है लेखा के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? कह रहा है कि लेखा के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा क्या है? तो कहीं ज्यादा है जीवन को समझना। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते? बताइएगा, आप कब मेधावी नहीं हो सकते? तो गलत कर्म करने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत कर्म करने पर आप मेधावी नहीं हो सकते। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। दिगंत भाग 2 के पद खंड यानी काव्य खंड कविता वाले खंड के आज आपको हम पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन 2026 या बिहार बोर्ड के एग्जाम में शामिल होना चाहते तो ये लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में हम आपको 150 ऑब्जेक्टिव प्लस करवाने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना, लगभग 150। तो आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को अगर याद करना तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना होगा। और एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा अब बाहर, इसलिए आपको शुरू से अंत तक बनकर जाइएगा, आप पढ़ कर जाइएगा। 100% आपको VVI है, 100% वायरल प्रश्न है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में टकराएगा, सीधे आपको फंसेगा।
चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग एक बार भाई बहन अपने वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल का आपका काम रहेगा कि चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप लोग को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोग को पढ़कर कैसा लगा। ये इतना काम आप लोगों को करना है, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट, इतना काम आप लोग के ऊपर रहेगा, बाकी पढ़ाने के ऊपर मेरा रहेगा। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कड़वक। पहला चैप्टर है कड़वक। कड़वक के जो राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी जी है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है कड़वक के राइटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, कह रहा है कि कड़वक के लेखक है। कड़वक के लेखक कौन है? तो ये जो टाइटल जो है ना जैसी जैसी ही याद रखेगा। कड़वक के लेखक कौन है? तो कड़वक के जो कवि हैं आपको कौन हो जाएगा? तो जैसी जी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। कह रहा मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद ये कैसे कवि हैं? तो सूफी कवि है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पद्मावत के कवि है। पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के जो कवि हैं कौन लिखे हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी लिखे हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि फूल मरय पे मरय ना वासु का क्या तात्पर्य है? कह रहा है फूल मरय पे मरय ना वासु का तात्पर्य क्या है? तो का तात्पर्य होता है कि फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आप लोग ध्यान देंगे प्यारे साथियों। 5 नंबर में क्या करा है? 5 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के कवि है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। 6 में कह रहा है कि जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? जैसी का जो जन्म है 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? तो जैस नामक गांव में हुआ था। राइट आंसर भी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? राइट आंसर डी हो जाएगा, समुद्र की भांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि जैसी हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े थे? जैसी हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े थे? राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जैसी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है जैसी की नहीं है? राइट आंसर सी हो जाएगा, कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना, ये जैसी की नहीं है, ठीक है ना। और पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम ये जो है जैसी की कविता याद रखेगा, लेकिन कामायनी आपको जैसी की कविता नहीं है, जयशंकर प्रसाद का। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि जैसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? बताइएगा, जैसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधि थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा जैसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं? बताइएगा, कह रहा जैसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नेत्र दोष। नेत्र दोष होने पर भी जैस जी जो है स्वयं को गुणवान मानते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 में कह रहा है जैसी कवियों में कौन सी भांति महत्वपूर्ण है? कौन सी भांति महत्वपूर्ण है? तो शुक्र तारे की भांति। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद के राइटर कौन है? तो स्वयं सूरदास जी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। कह रहा है सूरदास की धारा के कवि है। सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जो है कृष्णाश्रयी धारा के कवि। राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 में करा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तब वल्लभाचार्य थे। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करा सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 16 में करा सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 17 में करा निम्न में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना जो सूरदास की नहीं है? तो सत सही जो रचना सूरदास की रचना नहीं है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा प्रथम पद में गायें किस ओर दौड़ती है? प्रथम पद में जो गायें हैं किस ओर दौड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए सही जवाब हो जाएगा, बाणे की ओर दौड़ती है। 19 में करा कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में करा कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूचना दी जा रही है? प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूचना दी जा रही है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भोर होने की सूचना दी जा रही है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? तो काव्य की रचना की भूख है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर में क्या करा है? 22 नंबर में करा सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें करा सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ? सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद के राइटर कौन है? तो स्वयं तुलसीदास जी है। करा रामचरितमानस किसकी कृति है? रामचरितमानस किसकी कृति है? तो तुलसीदास की कृति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 में करा तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जी जो है किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी शाखा के कवि है। 26 में करा तुलसीदास के पठित पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ बताइएगा। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहा तुलसीदास का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा रहा? तो रामचरितमानस है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कहा तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में कहा तुलसी को किस चीज की भूख है? तुलसी को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की भूख है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर में करा दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है? दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया? तो तुलसीदास का दिया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में करा दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? तो भिखारी के रूप में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 में करा तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में अगर तुलसीदास का महाकाव्य, तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? तो ये रचा गया आपको किस में? तो ये रचा गया आपको किस भाषा में? तो ये रचा गया आपको अवधी भाषा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में जो है अपना परिचय किस रूप में दिया? तो राम की दासी सीता के दास के रूप में। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 35 में करा तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की व्यंजना। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है छप्पय। छप्पय के राइटर कौन है? तो नाभा दास जी है। नाभा दास जी जो है छप्पय के राइटर है। 36 में करा नाभा दास किसके शिष्य थे? नाभा दास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। करा भक्तमाल किसकी रचना? भक्तमाल किसकी रचना? तो नाभादास की रचना। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 38 नंबर। चलिए 38 नंबर में क्या करा? 38 नंबर में करा नाभादास किस धारा के कवि थे बताइएगा। नाभादास जी जो है किस धारा के कवि हैं? तो सगु सगुणोपासक राम भक्त धारा के। राइट आंसर सी हो जाएगा। सगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं। 39 में करा संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है बताइएगा। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? तो छप्पई की है। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 40 में करा छप्पई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पई जो कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में करा सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में करा है कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते हैं? तो हिंदू मुसलमान में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 43 में करा है कबीर दास किस शाखा के कवि है? कबीर दास जी जो है किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण शाखा के कवि है। 44 में करा है नाभा दास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं? नाभा दास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? तो भक्ति काल में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 46 में करा निम्न में से कौन सी रचना नाभा दास की है? नाभा दास की रचना कौन है? तो भक्ति काल। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 करा कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर के कवित्व को सुनकर सभी लोग क्या करते हैं? तो प्रशंसा पूर्वक सिर हिलाते हैं। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48।
चलिए 48 नंबर में क्या करा, 48 नंबर में करा नाभा दास के जानती पाती एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है। नाभा दास ने जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है। ये किया कबीर ने। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कवित। कवित के राइटर कौन है, तो भूषण जी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कवित के लेखक कौन है, तो कवित के लेखक कौन है, तो भूषण है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में करा है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो वीर रस है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 51 में करा भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि है। भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीति मुक्त धारा के कवि हैं। 52 में करा निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है। निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है, तो शिवराज भूषण की रचना। ठीक है ना, भूषण जो रचना शिवराज भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है। भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है, तब वीर रस का प्रयोग हुआ। राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 में कह रहा है निम्न में से तम का पर्यायवाची लिखे। तम का जो पर्यायवाची होता है तिमिर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न में क्या करा, 55 में करा कि कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वीरभस रस की। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 56 में करा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 में करा भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की, तो अवधी भाषा में। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में करा है भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, तो शिवाजी को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 59 में करा है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है, तो सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 6 नंबर जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलाम है। तुमुल कोलाहल कलाम है, इसके राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। जो तुमुल कोलाहल कलाम है इसके राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में करा तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो तुमुल कोलाहल कला में के राइटर कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ये सही जवाब हो जाएगा। 61 में करा जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है। जयशंकर प्रसाद जो है किस बात के कवि है, तो छायावाद के कवि है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी जो है किसके लिए तरसती है, तो एक छोटी सी बूंद के लिए। राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, राइट आंसर ये हो जाएगा कामायनी से ली गई है। कामायनी जो रचना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 64 में कह रहा है कि सजल जल जात का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि सजल जल जात का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा रस से भरा करुणा युक्त कमल। रस से भरा करुणा युक्त कमल। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा गुनाही का देवता। गुनाही का देवता जो है जयशंकर प्रसाद का रचना नहीं है, उपन्यास नहीं है। 66 में करा जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। किस भाषा में रचना की है, तो खड़ी बोली में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 में करा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो मन की चंचलता के कारण से मनुष्य का शरीर थक जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में करा है कि सजल जलजात में कौन सा अलंकार है। सजल जलजात में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 69 में करा जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, तो आधुनिक काल से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 में करा निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा साकेत। 71 में करा है कि मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है। मैं उषा सी ज्योति में कौन सा अलंकार है, ये जो है उपमा अलंकार है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न नंबर अगला लेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर ये 7 स्टार्ट यहाँ से हो जाता है अगला क्वेश्चन से। तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किसके इसके राइटर कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है।
पुत्र वियोग की लेखिका कौन है या कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। क्वेश्चन 72 में करा, एक माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? एक माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, या पुत्र की मृत्यु पर जो है माँ के मन को समझना कठिन हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 73 में करा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुत्र वियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 करा, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 75 में करा कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 16 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में करा, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया? किस पार्टी का एमएलए चुना गया, आप बताइएगा। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना गया, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया? तो कांग्रेस पार्टी का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 करा कि कवित्री का जीवन सूना सूना क्यों हो गया है? कवित्री का जो जीवन है सूना सूना क्यों हो गया? क्योंकि उसका पुत्र असमय पर मर गया। उसका पुत्र असमय पर मर गया। राइट आंसर डी, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? राइट आंसर डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन निभाने लगी। 79 में करा है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? कौन सा जो संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? तो मुकुल जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ओके, याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में करा, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। 81 में करा कि काव्यांश में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? बताइएगा। करा कि काव्यांश में कवित्री ने अपने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया था? अनमोल रत्न का प्रयोग नहीं किया। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऊषा। ऊषा के चैप्टर कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऊषा के राइटर कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 82 में करा, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है? तो ऊषा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 83 करा, ऊषा का जादू कब टूट जाता है? ऊषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर जो है ऊषा का जादू टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला नंबर प्रश्न नहीं, 84 नंबर। 84 में करा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म है कब हुआ? तो 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उत्तराखंड के देहरादून में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 85 में करा कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? तो दूसरा सप्तक में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 86 नंबर में क्या करा? 86 में करा, शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नागार्जुन के समकालीन थे। 87 में करा, उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? उषा का जादू कब टूटने लगता है? तो सूर्योदय होने पर। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में करा है कि प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ कैसा था? तो नीले राख के समान। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 89 में करा, शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया? बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया था? बीए कहाँ से की? इलाहाबाद से। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोष का संपादन कार्य किया? बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोष का संपादन कार्य किया? तो हिंदी उर्दू कोष का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 91 में कहा, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो कौन से विश्वविद्यालय से रहा? तो विक्रम विश्वविद्यालय से। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर में करा है, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में से किसके समान बताया गया है?
उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्नलिखित में किसके समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। चैप्टर नंबर कितना है? 9 नंबर। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम क्या है? तो जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक इसके राइटर कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जन जन का चेहरा एक के राइटर है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यानी 93 नंबर का रहा है कि मुक्तिबोध की कविता है। तो मुक्तिबोध की कविता कौन है? तो मुक्तिबोध की कविता कौन है? तो जन जन का चेहरा एक। राइट आंसर बी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो जनता को। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 95। 95 नंबर में प्यारे साथियों क्या कहा गया है? 95 नंबर में देखिएगा आप लोग। 95 नंबर का बताइएगा। कह रहा है ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला जो है कहाँ से उठती है? तो ज्वाला आप लोग बता सकते हैं कि ज्वाला जो उठती है जनता से उठती है। कहाँ से उठती है? जनता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 96। 96 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? 96 नंबर में कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध का 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। ओके राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर में जाने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, रमेश सर के द्वारा जो कंटेंट मिल रहा है कैसा लग रहा है, और आपको किस विषय पर चाहिए वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। कह रहा है कि मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नया खून का संपादन किया। क्वेश्चन 98 में कह रहा है कि मुक्तिबोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल पद पर काम करना शुरू किया? बताइएगा। मुक्तिबोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करना या काम करना प्रारंभ किया? तो सन 1958 से। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्तिबोध का कविता संग्रह है। 100 में कह रहा है कि आज जनता किसे आतंकित है? बताइएगा। आज जनता जो है किसे आतंकित है? राइट आंसर सी हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था से। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था से जो है आज जनता आतंकित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। चलिए 101 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए किया? एमए किस विश्वविद्यालय से किए मुक्तिबोध ने? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि मुक्तिबोध किस तार सप्ताह के एक कवि के रूप में लोगों के सामने आए हैं? मुक्तिबोध किस तार सप्ताह के एक कवि के रूप में सामने आए हैं? राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रथम तार सप्ताह के रूप में। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्तिबोध का नहीं है? तो लोग भूल गए, ये जो है मानव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। 104 में कह रहा है निम्नलिखित कवियों में मुक्तिबोध का समकालीन कौन नहीं है? मुक्तिबोध का समकालीन कौन नहीं है? राइट आंसर आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? तब बी सही जवाब हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जो है मानव मुक्तिबोध के समकालीन कवि नहीं है। चलिए चैप्टर नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर जिसका नाम है अधिनायक। अधिनायक के राइटर कौन है? तो अधिनायक के राइटर आप लोग देख रहे हैं प्यारे साथी ने, रघुवीर सहाय जी है। अधिनायक के राइटर कौन है? तो रघुवीर सहाय जी है। पर 105 में करा रघुवीर सहाय की कविता है। रघुवीर सहाय की कविता कौन है? तो रघुवीर सहाय की कविता आपको अधिनायक है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 106 में करा कि हर चरना कौन है? हर चरना कौन है? तो हर चरना जो एक प्रकार के एक आदमी है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। हरचरना क्या? तो एक आम आदमी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 107 में करा अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है समकालीन सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य कविता है। समकालीन सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य कविता को अधिनायक बोला गया। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, कह रहा है रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ। ये रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। राइट आंसर ये हो जाएगा। 110 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है। रघुवीर सहाय की कृति नहीं है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, कुछ पते कुछ चिट्ठियां जो है रघुवीर सहाय की कृति नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। अगला नंबर प्रश्न 100 कितना नंबर, 111 नंबर। कह रहा है कि रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्नातक मतलब कि स्नातक पास किए, ग्रेजुएशन यानी एमए किया है, कहाँ से किए बताइएगा। कह रहा है रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। अगला कह रहा रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के प्रधान संपादक थे, तो राइट आंसर बी, राइट आंसर बी यानी नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स के जो है प्रधान प्रधान संस्थापक के रूप में रघुवीर सहाय जी रहे, जो दिल्ली से निकलने वाले अखबार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में कह रहा रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया। रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना संचालन किया। ये कौन की है, राइट आंसर बी हो जाएगा, अपनी और समकालीन कविता के वाचन वाचन के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन ने 114 नंबर। 114 में करा रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोग भूल गए। लोग भूल गए, इसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है रघुवीर सहाय जी को। 115 में करा रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, प्रथम 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 नहीं, पहला सप्तक के रूप में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। करा रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा डैश है, क्या है बताइएगा। कह रहा है कि रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा डैश क्या है, एक पत्रकार भी है, कवि और पत्रकार दोनों हैं 20वीं सदी के उत्तरार्ध में रघुवीर सहाय जी। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन अब हम लोग चैप्टर नंबर 11 लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, इसके जो राइटर है विनोद कुमार शुक्ल जी है। विनोद कुमार शुक्ल जो है प्यारे नन्हे बेटे के राइटर है। क्वेश्चन नंबर 117 करा विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन है, तो प्यारे नन्हे बेटे को। राइट आंसर ये हो जाएगा। करा प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का प्रतीक है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 119 में करा प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई, तो वार्तालाप शैली में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 120 में करा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 121 में करा है कि निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार या सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो पुरस्कार है जो विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा नहीं, पहल सम्मान जो है विनोद कुमार शुक्ल को नहीं प्रदान किया गया। 122 में करा है निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। पहला कविता संग्रह का नाम क्या है, लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद जो कविता है विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न 123 नंबर। चलिए 123 नंबर में क्या करा है। 123 नंबर में करा है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है, बताइएगा। करा है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन 124 करा विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विनोद कुमार शुक्ल रहे हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 125 में करा है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996
तक निम्नलिखित में से किस पद पर है, बताइएगा। कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 19 जून 1996 तक निम्नलिखित में से किस पद पर है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार के पद पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 126 में करा निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 में करा विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर एक फिल्म भी बनी हुई है, ठीक है ना, जो विनोद कुमार शुक्ल का एक उपन्यास है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हार जीत। हार जीत जीवन में आप लोग जानते हैं कि दो ही चीज होता है, या तो हार होता है या जीत होता है, ठीक है ना, विनर होता है या लूजर होता है। तो हार जीत के राइटर कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी कौन है, तो हार जीत के कविताकार है, ठीक है ना। 128 में करा हार जीत कविता के रचयिता कौन है। हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। करा उत्सव कौन मना रहे हैं, उत्सव जो है कौन मना रहे हैं, तो उत्सव मना रहे शासक वर्ग मना रहे। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 करा हार जीत कैसी कविता। हार जीत जो कविता है ये कैसी कविता है, तो हार जीत जो है एक गद्य कविता। कैसी कविता, गद्य कविता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। करा हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया, तो हार और जीत का उठाया गया है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 132 में करा अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। 133 में करा अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया है, बताइएगा। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अशोक वाजपेयी ने अंग्रेजी से एमए किया। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 में करा अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। अशोक वाजपेयी जी जो है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो है कुलपति के रूप में रह चुके हैं अशोक वाजपेयी जी। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। चलिए 135 में क्या करा, 135 में करा अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में किस तरह का है। अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में से किस तरह का है, तो आलोचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान पुरस्कार अशोक वाजपेयी का नहीं प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान पुरस्कार अशोक वाजपेयी को नहीं प्रदान किया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा, पहल सम्मान पुरस्कार जो अशोक वाजपेयी को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 करा अशोक वाजपेयी के लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो 3 दर्जन। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 138 में करा निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा। कौन सी जो काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। बी सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर है अगला, जिसका नाम है गांव का घर। गांव के घर के राइटर कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। गांव का घर के लिखा कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। कह गांव का घर कविता के कवि है। गांव का घर के कविता के कवि कौन है, तो आपको कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है। गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है, तो पूंजीवाद के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण। पूंजीवाद के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण, ये दोनों के कारण से गांव के स्वरूप में परिवर्तन आया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, बताइएगा। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो लोकगीत की। राइट आंसर ये हो जाएगा। 142 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में ज्ञानेंद्र पति की कविता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। करा गांव का घर नामक कविता की उनकी किस कविता संग्रह में संकलित है, बताइएगा। करा कि गांव का घर नामक कविता उनके किस कविता संग्रह में संकलित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संस आत्मा में है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा, संस आत्मा। 44 में करा है कि 144 में कि कवि चिंतित क्यों है, कवि जो है चिंतित क्यों है। तो कवि चिंतित क्यों है, अर्थहीन होने के कारण, अर्थहीन होने के कारण कवि चिंतित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 145 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब और कहाँ हुआ। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 1 जनवरी 1950 को पथरगामा झारखंड में इनका जन्म हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म है 1 जनवरी 1950 को झारखंड के पथरगामा में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 146 नंबर। 146 नंबर में क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से किया। करा ज्ञानेंद्र पति ने बीए तथा एमए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से किया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय पटना से ज्ञानेंद्र पति जी बीए तथा एमए किया। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर। चलिए 147 नंबर प्रश्न में क्या करा है। 147 में करा है कि ज्ञानेंद्र पति का चयन ज्ञानेंद्र पति का चयन काराधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ। ज्ञानेंद्र पति का चयन काराधीक्षक पद के लिए किस आयोग द्वारा हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हुआ। बी सही जवाब हो जाएगा। 148 में करा कि किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 प्रदान किया गया है। बताइएगा किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 प्रदान किया गया। तो संस आत्मा के लिए, संस आत्मा के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 प्रदान किया गया है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव पूरे हम आपको काव्य खंड का कंप्लीट कर दिए, गद्य खंड का भी कर दिए, काव्य खंड का भी कर दिया, प्रतिपूर्ति वाले कर दिए, यानी तीनों हम कर दिए, काव्य वाला भी, गद्य वाला भी, प्रतिपूर्ति वाला। ये तीनों को पढ़कर चले जाएंगे तो 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आप पूरे 100 में 100 बना कर आएंगे। ठीक है, सही के सही बना कर आएंगे। इसलिए तीनों वीडियो को जरूर पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।